अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज बिलाखिर कई हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से फ़ौजी अदालतों के मुकदमे की समाअत मुकर्रर हुई थी। 7 रुकनी नए बेंच ने समाअत शुरू की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान दोबारा से सरबराह थे इस बेंच के, जबकि एक नया एडिशन इस बेंच में नए एलिवेट होने वाले जस्टिस शाहिद बिलाल का था। इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद थे इस बेंच में, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे इस बेंच में, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे इस बेंच में, जबकि जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान भी इस बेंच का हिस्सा हैं। आज भी समाअत में एक तो दायरा कार के ऊपर बात हुई कि क्या अपील के अंदर स्कोप हो सकता है। जस्टिस शाहिद वहीद ने बार बार अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या नए सिरे से पूरा केस सुनना होगा या आप कोई नई बात ऐड करना चाहेंगे। लेकिन उस दौरान जो चंद इंकशाफात हुए वो एक तो लतीफ़ खोसा साहब ने रोस्टरम पर आकर कहा कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही। पिछले 5 हफ्तों से जो फ़ौज की हिरासत में जो 85 लोग अभी भी पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं। लेकिन उस दौरान सलमान अकरम राजा साहब ने आके एक बहुत खौफनाक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि 4-5 फैमिलियों की मुलाकात करवाई गई और वो मुलाकात बहुत ही खौफनाक माहौल में हुई कि जो हिरासत में वो लोग थे उनको मुंह पर वो कपड़ा डालकर लाया गया, उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियां थी और उनको कहा गया कि इसी हालत में मिलने। तो उनके अहले खाना बाहर रोते हुए आए। और इस दौरान ये भी हुआ कि जो एक इनमें से जो 85 लोग हैं उनमें से एक हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, हमारे सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार हैं। इनके साहबजादे हसन न्याज़ी भी फ़ौज की हिरासत में पिछले 11 माह से। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब को भी उन वकला ने कहा कि इनको आप सुन लें कि ये बताएंगे आपको क्या है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब को पूरी तरह तो नहीं सुना गया, लेकिन यह है कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने एक बहुत ही अहम कोट वहाँ पर बयान किया अब्दुल कलाम आज़ाद का, और उन्होंने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी 2 ऐवानों में होती है, एक मैदान जंग में और एक इंसाफ के ऐवानों में। जबकि इस दौरान जो एक बलूचिस्तान से एक शोहदा फाउंडेशन भी है जो इसमें फ़ौजी अदालतों के हक में पार्टी बनने के लिए आई हुई है, और उनका मुकदमा यह है कि जिना हाउस जलाया गया तो इनको ज़रूर ट्राई किया जाए। तो उस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि एक चीज़ बताइए कि जिना हाउस जिसको कहा जा रहा लाहौर में, उधर तो पता नहीं मोहम्मद अली जिना रहे ना रहे। असल में तो मोहम्मद अली जिना ज़ियारत में रहे थे और उनकी जिना रेजिडेंसी को वहाँ पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी और आकर जला दिया गया। उस वक्त ये जिना फाउंडेशन, ये शोहदा फाउंडेशन पार्टी क्यों नहीं बनी, यहाँ पर ये बनने आ गई है। तो उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से ये प्रॉक्सी पिटिशनर्स आते हैं जिनको खड़ा किया जाता है। लेकिन बहरहाल मैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब के पास आता हूँ। ये बार बार कह रहे थे कि आप मेरी एग्नी नहीं समझ सकते, मैं किससे गुजर रहा हूँ, मैं एक बाप हूँ। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, 11 माह से आपके साहबजादे फ़ौज की हिरासत में हैं, आप एक बाप हैं। आप इधर बतौर सहाफ़ी नहीं खड़े हुए थे, आप एक बाप के तौर पे फरियाद लेके खड़े हुए थे। क्या फील करते हैं? बेटा है, मुलाकात नहीं होने दी जाती, होती है तो हथकड़ियाँ, ये क्या है? और आपने ये भी कहा कि 11 माह से कौन से आइन में लिखा हुआ है कि 11 माह जिस्मानी रिमांड पे रहेगा मेरा बेटा, कि वो जमानत भी ना दायर कर सके, उसको कैदी के हकूक भी ना मिले। ये क्या है? क्या हो रहा है आखिर आपके बेटे के साथ? और ओवरऑल 85 जो अभी भी डेटनीज हैं उनके साथ क्या हो रहा है? जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में फंस गए थे तो उन्हें दुआ के मांगी थी कि रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, कि ऐ मेरे रब मैं बेबस हूँ और मेरे ऊपर एक गलबा तारी हो गई है, मैं फंस चुका हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर जो कि आइनी रियासत है उसमें वाकई ये बंदा बेबस महसूस करता है कि हम आइन को अपने हाथ में ले लेते हैं। बल्कि मुझे कई बार यूँ लगता है कि हमारे जो ताकतवर तरीन इदारे हैं वो जिस तरीके से अपना मुकदमा में गलत बयानी करके झूठ बोल के पेश करते हैं, तो मैं तो एक अरसे से कह रहा हूँ कि ये इसका मतलब है कि आइन, हक, कानून, सच्चाई उनको इंसाफ नहीं दिला सकती। और अपने आप को इंसाफ जो उन्होंने तयन किया हुआ है उसको दिलाने के लिए वो आइन, कानून से मावरा जो है वो इक़दाम उनको करने पड़ते हैं जो उसकी गुंजाइश नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह जी कि यहाँ पे नैब का जब आते थे उनके बेल एप्लीकेशन, तो सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार ऑब्जर्वेशन है हर के बारे में कि ये जो 3 महीने का जिस्मानी रिमांड है ये आइन और कानून से मुतसादिम है और ये उनका ये ड्रैकोनियन लॉ है। अब मुझे बताएं कि आप 90 दिन, क्योंकि वजह क्या है कि जब आप फिजिकल रिमांड पे होते हैं आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
अब इसके अंदर सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है। मैं पिछली दफ़ा आया था तो इसी आप मौजूद थे और यही दाद फरियाद लेके आया था कि बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो जज साहब ने कहा कि हमने फिर ऑर्डर किया था। मैंने कहा जी आपने ऑर्डर नहीं किया था, ये अटर्नी जनरल की मेहरबानी थी। यानी कि मलफूल लफ्ज़ों में मैंने कहा था कि आपने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने भी मेहरबानी की कि अदालत भी दरखास्त गुजार थी फौजी हुकाम के आगे कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस दरखास्त गुजार थे फौजी हुकाम से कि हफीजुल्लाह नियाज़ी की उसके बेटे से मुलाकात तो करवा दें। ये हालात जी मैं उस मामले में उनका चलो शुक्रगुजार हूँ कि जो भी पाकिस्तान में इस वक्त सिक्का राजुल वक्त है उसके मुताबिक उन्होंने वो निज़ाम अपनाया, क्योंकि सिक्का राजुल वक्त ये है कि आइन से बालादस्त एक रियासत है और मावराए आइन वो रियासत है और जो डिजोरे है वो डिफेक्टो की मिन्नतें कर रहा है कि ये कर असद मैं तो यहाँ शौरी तौर पे 70 साल उम्र में शौरी तौर पे 50 साल मैं एक्टिव गुजार चुका। मैंने देखा कि एक कोई ऐसा जो आसेब का साया इस मुमलिकत में कि कभी किसी लम्हे हमें सुकून नहीं मिला। आइन या हुआ नहीं है या हुआ है तो उसका किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन इससे सूरत हाल ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने आप को बरी जुम्मा कर सकती है। अब 13 दिसंबर को आप एक बैठ के फैसला करते हैं, आप उससे डिसाइड कर देते हैं जो कि 22 या 23 अक्टूबर का या 24 अक्टूबर का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का, जिसमें उन्होंने क्वाश कर दिया था फौजी अदालतों में ट्रायल को, सिविल ट्रायल को, सारा कुछ। और एक रावी अमल लिख रहा था, चैन लिख रहा था, फिर आपने उसको सेटिसाइड किया। साथ आपने कह दिया और अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर तक फिर भी फौज ने उन डेटनीज को रिहा नहीं किया, बावजूद इसके कि वो फैसला सेटिसाइड हो चुका था। कह चुका हूं कि आपने उनको उसी से देखे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिसरिगार्ड किया। 1 महीना 20 दिन जो है वो फैसला कायम था, वो सस्पेंडेड नहीं था, उसके अलावा कोई स्टे नहीं था, लेकिन उसका टोटल डिसरिगार्ड था, टोटल उसके लिए बेहुरमत। बंदूक का जोर चला, आइन और कानून और अदालत के फैसले का नहीं चला। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि जब इनको हुआ तो अब मुझे बताएं कि 7 महीने अब इन्होंने कहा जी आप ट्रायल करें, फौजी ने कर दिए। उसी महीने मेरा ख्याल है कि शायद जनवरी के अंदर उनके ट्रायल ख़त्म हो गए। वो तो सब मिलिट्री ट्रायल तो होता है 2-2, 3-3 दिन में सबमिट है, किसी का 1 दिन में, किसी का 3 दिन में, किसी का 4 दिन ख़त्म। 1 महीने के लाहौर के अंदर जितने लोग इनकार्सरेटेड हैं, जो कैद में हैं, उनके ट्रायल ख़त्म हो गए। अब अगर वो वहाँ पे पड़े हैं तो इसकी जिम्मेदार मिलिट्री हमारी नहीं है, इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है कि उन्होंने उनको कहा कि डिसीजन ना दे। हो सकता है वो भी अंदर से तंग हो, वो भी कहते हो कि उनके यहाँ एक रिवाज है कि जी वो उधर सजा सुनाते हैं, जितनी सजा होती है कैदी को सिविल वो जेल में मुंतकिल कर देते हैं, अडयाला में उनको प्रिजनर्स राइट मिलते हैं। यहाँ पे वो एक जिसको कहें फिजिकल रिमांड पे हैं या एक उनकी जिस कस्टडी में है वो एक फिजिकल कस्टडी में है और उसके लिए उनके पास वो बेसिक राइट्स ही नहीं है। एक कमरे के अंदर बंद है, उनकी मर्जी है 15 मिनट के लिए बाहर उनको एक दिन 24 घंटे में निकलने दें, मर्जी ना निकलने दें, मर्जी मुलाकात कराएं। अब आपने देखा कैसी खौफनाक सूरत हाल है कि क्या वो मैसेज यही देना चाहते हैं। हालांकि उनको इतना रिकॉर्ड करना चाहिए था कि जी ये बात अदालत के सामने आ गई तो कोई एक्शन हो जाए। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि अदालतों की लिमिटेशन भी हमें पता चल गई है और मैंने तो अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुलाकात करा दी। फिर जब उन्होंने कहा जी मैं ये करूँगा तो मैंने कहा जी ये भी हमारी तरह बेबस हैं और ये बातें को अच्छे सिग्नल नहीं जा रहे। अटॉर्नी जनरल का तो कहा कि वो भी बेबस हैं कई जगहों पर, यानी कि आपका ये इशारा था कि फौज का वो भी बेबस है। लेकिन आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट भी बेबस है कि उनसे अपने ऑर्डर पे इंप्लीमेंट नहीं करवाया? मेरा मतलब यही था कि मेरा मतलब मैं तो आप देख रहे हैं कि ये बेबसी है ना कि आप लोग खुल के ऑर्डर नहीं लिखा सकते, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अटॉर्नी जनरल को, यानी कि उधर जाके एक रिक्वेस्ट बताएं। तो ये कोई अच्छी शकून नहीं है, ये लम्हा फिक्री है कि आपका टॉप नंबर 1 लॉ ऑफिसर जो है उसके अंदर एक जो कि आलमोस्ट जजमेंटल होते हैं। अगर अमेरिका का अटॉर्नी जनरल हो तो वहाँ पे कहता है जी इसका ये होगा, वो एक कोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा होता है अदालत का। तो बहरहाल जी एनीवे मेरा ख्याल है कि इसको किसी तरह लगाना होगा। जज साहब ने कहा जी अगर आपकी हम अपील सुन लें तो और आ जाएंगे। तो मैंने कहा जी इसमें तो आना चाहिए उनको। और आप 85 लोगों की आज़ादी और शख्सी आज़ादियों का मामला है, आप कह रहे हैं कि दूसरे भी आने लग जाएंगे, एक बाप को सुन लेंगे तो? मैंने कहा 85 को सुने, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आपके यहाँ दाद फरियाद नहीं होगी, आपके यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ना कोई अच्छा ऑप्टिक्स नहीं दे रही। मैं हकीकत है कि जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में फ़िक्रमंद हूँ और मुझे ये क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना
वो कौमी एहसास होता है, वो ज़ात की पाबंद नहीं होते कि एक ज़ात की तरवीज और साजिश में लगा कि हम इंस्टीट्यूशन खर्च कर दें किसी एक चीफ जस्टिस के लिए। हम मैंने साकब निसार साहब के नीचे सुप्रीम कोर्ट खर्च होते देखा पूरे का पूरा। इस ज़ात के नीचे जो इंस्टीट्यूशन नहीं ख़त्म होने चाहिए, जन बाजवा के नीचे हमारा पूरी मिलिट्री जो हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन खर्च हो जाए ना। ये सिलसिला जो है ये मुल्क पर रहम करें कि उस मुल्क ने अगर किसी को नवाजा है ना तो वो जो टॉप पोजीशन है वो यही है, वज़ीर आज़म है, आर्मी चीफ है, चीफ जस्टिस है। इससे बड़ी पोजीशन तो नहीं आने इस मुल्क ने दी है। तो आई थिंक दे ओ लॉट टू दिस कंट्री। इसके मुल्क का पहले सोच के फिर एक तरतीब दे दें, फिर अपना कोई पोलिटिकल जो फ्यूड है, कोई अपना पोलिटिकल फ्यूड है, कोई इस तरह का उनका कोई रंजिश है जो वो है, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि रीड्रेसल ढूंढे, इसके अलावा चारा नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कम अज़ कम उनको, मैं तो ये कहते नहीं, मैं कहता हूँ जिसने जो कसूर किया है, जिसने कानून तोड़ा है, चाहे वो कोई जर्नैल है, चाहे कोई मेरा बेटा है, उसको सज़ा आप दें कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक। अच्छा, ये आपके पास पूरा आइन है, मैंने आज कहा, मैंने कहा ये आइन जो है ये मेरे लिए बना है, ये हम सब के लिए बना है, ये आप लोग, और ये हमारे दरमियान में एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। ये रियासत का और हमारा मुआहदा मुआहदा है है। कि शहरी और को ये वो मैंने क्या देंगे और इनको- शहरी उन रियासत के मैंने कौन से कहा कवानीन इस आइन के मुताबिक मुल्क को गुजारें। ये इसके तहत मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, ये आइन जहाँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, जो कुछ उनके साथ हो रहा है इस रियासत के अंदर, 14 महीने से बेचारे बाकी लोग हैं, 11 महीने से मेरा बेटा है, इसके अंदर बंदा आइन और कानून की बात कर ली। नहीं साहब, आपकी आखिरी मुलाकात अपने साहबजादे एहसान न्याज़ी से कब हुई? और 24 अप्रैल से पहले भी 2 हफ्ते मुलाकात नहीं कराई थी, तो मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ गया, तफाक से केस लगा था। अब भी मैं ये इंतजार कर रहा था कि केस लगा तो मैं वहाँ बताऊँगा। पिछले कोई ईद के बाद हमारी एक मुलाकात ही नहीं करा गई, हालांकि ईद छोटी ईद के बाद नहीं, बड़ी ईद का ये तकरीबन 6 हफ्ते हो गए हैं, 6 हफ्ते से कोई मुलाकात नहीं। मुलाकात नहीं। 1.5 महीने से आपकी अपने बेटे से कोई फौजी हुकाम ने मुलाकात नहीं की। जुमेरात को मुलाकात जो थी वो ऑलरेडी तय थी, खाने वगैरह भी ले जाने की इजाज़त थी, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ कि उनको खाने पीने की चीज़ों की भी ले जाने की इजाज़त थी। हमने ईद के अगले दिन मिलना था, उनके लिए सबको बना के जो ईद की जो हमारा फेस्टिविटी थी उसका हिस्सा बना के उसके लिए रखा, वो लेके जा रहे थे। उन्होंने कहा जी आपकी तो मुलाकात ही नहीं है। फिर हमने कहा चलो खाना तो ले लो बेचारों के लिए, उन्होंने कहा नहीं खाना भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि वो ये बात जो है हमें फेवर कर रहे थे, कोई कानून की पाबंदी नहीं कर रहे थे, और फेवर वापस ले ली। वही अटॉर्नी जनरल भी कह रहे थे कि नहीं हर जुमेरात को मेरे मालूमात के मुताबिक तो तय है उनकी मुलाकात, लेकिन फिर नहीं। जी कहते हैं जी हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए, 6 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई आपके एहसान से, यकीनन उनकी वालदा को भी कोई अपडेट नहीं पहुंची होगी कि हसान 6 हफ्ते से कैसा है, आपके ज़रिए जाती होगी या वो आपके साथ जाके मुलाकात करती होंगी? जी हाँ जी। बतौर आपने कहा कि आप हमारी अजियत नहीं महसूस कर सकते, वो तो अजियत बयान नहीं करने दे रहे थे, लेकिन ये 24 करोड़ आवाम को तो बताएं, एक बाप एक माँ किससे गुजरती है जब बेटे से मुलाकात नहीं होती जा रही, केस किसी तरफ जा रहा नहीं है, क्या फील करते हैं आप? देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन जो आपकी चीज़ है ना वो औलाद है। औलाद के लिए वालदैन वो अजीज़ नहीं होते। मेरे लिए ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आप वालदैन को नज़रअंदाज कर देते हैं औलाद के लिए। हमने देखते हैं ना हमारे, और अब बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपको तब अंदाज़ा होता है कि ये उसने आपके सहारे ही बड़ा होना होता है। इंसान का बच्चा जो है ये वाहिद चीज़ है कि जो 15, 16, 18 साल में तो उसको एक दिन आप गफलत बनते हैं तो वो बेचारा अपने तौर पे आ ही नहीं सकता। तो आप जब देखते हो कि अपने बच्चों को इस अज़ियत में देखते हो या कोई ऐसी बात है जिसमें आप समझते हो कि जी उनके साथ गैर ज़रूरी उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो ज़्यादा तकलीफ़ में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे भी बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ दी हुई है, उसकी माँ को भी स्ट्रेंथ दी हुई है, क्योंकि जब अल्लाह पे आपका ईमान हो और तो चीज़ें जो होती हैं अल्लाह ताला हमेशा कहता है, मैं ये बार बार दोहराता हूँ, हर जगह दोहराता हूँ जहाँ पे वैसे कोई बात करता है अपनी TV प्रोग्राम में भी, कि वो कहते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि मैं किसी जी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है, कोई आम नहीं कह रहा। तो बस ठीक है जी, जो है रात को नींद आ जाती है? ज़ाहिर है जी, इंसान को अल्लाह ताला ने जब स्ट्रेंथ देता है वो तो कॉप करता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं उसकी फ़िक्र मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उनकी वालदा क्या पूछती हैं उनके बारे में उमूमन आपसे? नहीं, वो भी ज़ाहिर है कि इस वक्त तो वो बड़ी डेस्परेट है। उनका भी कहना ये होता है कि जी कोई आवाज़ बुलंद करे, ये करें, वो करें, मतलब जो चीज़ें हैं। और मैं मेरे जहन में था कि जी सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा
तो हम सुनवाई ज़्यादा बेहतर है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जब होती है तो आपने भी इसलिए ले लिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट आया हुआ था। अब ये जब आप नशा करेंगे तो ये चीज़ें जो है, ये जो मेरा जो नूरे बसीरत है या जो मेरी दुख भरी दास्तान है, वो आम हो जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट की ही मेरा ख्याल है कि वजह उसकी देन है। आखिरी मुलाकात जब हुई आपकी हसन से, हसन की सेहत कैसी थी, बातचीत में कैसे थे, और कोई उनको कोई हसन- दबाव या खुदा ना खास्ता कोई जिस्मानी टॉर्चर कुछ इस किस्म का तो था? हसन बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। यहाँ पे बेसिकली कोई इतना दबाव वाला नहीं है। वो तो एक टाइम था जब 2-2.5 महीने उसको रखा और नहीं पता चलता था, लेकिन यहाँ पे अब वो दबाव वाला हिसाब ख़त्म हो गया था। यहाँ पे तो हुआ जी कि जो है ना, ये जो आपको बताया कि उनको हवालात थी, समझें कि किसी बंदे को हवालात में पेश करे और एक दिन के लिए अदालत में ना लेके जाएं ना। आपका वो कानून कहता है ना, क्या 24 घंटे के अंदर आप अदालत में पेश करें। आप 14 महीने में एक दिन अदालत के सामने ना लेके आए, ना अदालत कहती है हमारे सामने लेके आए। हाई कोर्ट में गया था मैंने, हेबियस कॉर्पस की थी दायर, कोई सुनवाई नहीं होती। बड़ा अजीब। मेरा ख्याल है कि मैं तो चूँकि सारे निज़ाम को समझता हूँ और उनकी बेबसी में मुझे उन पर तरस आता है, अपने इदारों पे, कि वो किस तरीके से बेबस हैं और किस तरीके से। और ये पाकिस्तान के लिए जब इस तरह का मामलात होते हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क जो है वो बड़ा। हसन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया या कोई लोगों के साथ है? मैं मेरे में आजकल खड़े होने की ताकत नहीं है। ये देखें, ये नहीं, ये देखें, नहीं, ये मैं बिल्कुल आपको बेशुमार, मैं आप बड़ी हिम्मत से, मेरा बहुत सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट हो, और मैं ये मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं क्या बताऊँ। नहीं, अल्लाह आपको इस्तकामत दें और आपके अहलिया को इस्तकामत दें, सब्र दें और आपके बेटे को इंसाफ दें। और की बेटा जो सच समझो डटे रहो। हफीज़ुल अनैस साहब हमारे साथ थे, अपने बेटे की और अपनी अजियत को बयान कर रहे थे। लेकिन इस तमाम मामले में जो मेरे जैसे एक आम शहरी के लिए और एक मामूली से सहाफ़ी के लिए जो एक बहुत ही परेशान कुन बात है, वो आज इनके फ़ौजी अदालतों में मौजूद जो कैदी हैं, उनके अहल खाना का ये इंकशाफ है कि उनके बच्चे जब लाए गए, मुंह पर कपड़े के हुड डाले हुए थे, हाथ पीछे बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियां थीं। हालांकि अभी उनको सज़ाएं नहीं सुनाई गई। तो ये इसका मतलब है, इस तरह से उनके पेरेंट्स से मिलवाने का एक शायद मकसद ये भी था कि उनके पेरेंट्स इस अजियत से गुजरें कि वो आके अदालत के आगे रोएं कि हमारे बच्चों को सज़ा सुनवा दीजिए, ताकि वो फ़ौजी अदालतों से कम जेल में तो चले जाएं जहाँ पर हम उनसे रेगुलर मिल सकें। फ़ौजी मराकज़ में तो उनको एक अजियतनाक सूरत हाल में रखा गया है। तो अब सोचिए, जब माँ बाप अपने बच्चों को जो देख कर निकले होंगे तो वो तो अंदर तो जो अजियत में होंगे, जिस अजियत से वो माँ बाप पिछले 6 हफ्तों से गुजर रहे होंगे, जिनको बच्चे दोबारा नहीं मिलने दिए गए, कि क्या हमारे बच्चे बेड़ियां लगा के, पैरों में हाथ पीछे बांध के और मुंह पे कपड़ा डाल के गुआंतानामा बे वाली हालत में कहीं फेंके हुए तो नहीं है। आप अगर माँ बाप हैं तो आप सोचिए किससे गुजरे होंगे वो माँ बाप, और पिछले 6 हफ्तों से किससे गुजरे होंगे। और पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर भी लिखवाती है तो उन कैदियों के बारे में अटॉर्नी जनरल को ऑर्डर नहीं देती, कहती है कि हमने उनको ज़ुबानी कलामी कह दिया है, एक दरख्वास्त वो लेके चले जाएं और फ़ौजी काम से कह दें कि जुमेरात की जुमेरात ज़रा अच्छी हालत में बेड़ियां लगाकर घसीट के ना उनके माँ बाप के आगे लाएं, माँ बाप से अच्छे माहौल में उनके बच्चों की मुलाकात करवा दें। बाकी वो सज़ाएँ बरकरार उनको रहती हैं कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, बग़ैर किसी सज़ा के पिछले 1 साल से ज़्यादा ये तमाम लोग फ़ौज की हिरासत में जिस्मानी रिमांड पर हैं। ना आइन में जिस्मानी रिमांड 11-11 माह का है, ना कानून में जिस्मानी रिमांड 11-11 माह का है, लेकिन फ़ौज की हिरासत में चल रहा है, जिस वजह से उनके अहल खाना अपने बच्चों की ज़मानतें भी दायर नहीं कर पा रहे। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।